हर रोज करीब 1500 फ्लाइट्स यूएसए से यूरोप जाती है और इनमें से ज्यादातर अटलांटिक ओशियन के ऊपर सिर्फ यही खास रूट का इस्तेमाल करती है। यह एक तरह का जहाज का इनविजिबल हाईवे है जिसमें सारे जहाज एक दूसरे से 60 किलोमीटर के फासले से आगे पीछे रहते हैं। साइडवाइज इनका फासला 30 किलोमीटर, जबकि एटीट्यूड की बात की जाए तो यह एक दूसरे से 10,000 फीट ऊपर नीचे रहते हैं, लगभग 305 मीटर। कभी आपने खुद भी देखा होगा किसी वीडियो में जिसमें दोनों जहाज आसमान में एक दूसरे के बहुत करीब होते हैं। ऐसा खास तौर पर यूएसए से यूरोप की फ्लाइट में देखा जाता है जिसमें इनविजिबल हाईवे को इस्तेमाल किया जाता है। पर सवाल है कि पूरा आसमान खाली पड़ा है तो पायलट्स यहां एक दूसरे के करीब रहकर इन खतरों भारी समय में सिर्फ इसी रास्ते का इस्तेमाल क्यों करते हैं? रियलिटी रिवील की वीडियो में एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, जहाज के इस इनविजिबल हाईवे को करीब 100 साल पहले ढूंढा गया था। 1920 में वासाबुरो ओइशी नामक जापानी मीटरोलॉजिस्ट ने आसमान में कई वेदर बैलून रिसर्च के मकसद से भेजे थे। उन्होंने नोटिस किया कि 30 से 40,000 फीट के अंदर एक इनविजिबल ताकत है जो कि बैलून को इन तेज रफ्तार से ईस्ट की तरफ लेकर जाती है। उनकी एक रिसर्च पर दुनिया ने ज्यादा ध्यान नहीं दिया, लेकिन फिर 25 साल के बाद वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान एक ऐसा खौफनाक देखा गया जिससे दुनिया में जापानी साइंटिस्ट को उसे रिसर्च को सीरियस लेना पड़ा। अप्रैल 1945 को 6 दोस्त पिकनिक मनाने अमेरिका में ओरेगॉन गए तो वहां जंगल में उन्होंने एक बहुत बड़ा बैलून पड़ा हुआ दिखा। उन्होंने एक्साइटमेंट में आकर उसको घसीट तो लिया, लेकिन उनको क्या पता था कि यह क्या खतरा मोल लेने वाला है। उस बैलून में बम लगा हुआ था जो हिलने से फट गया और 6 के 6 दोस्त की मृत्यु हो गई। पूरे दुनिया में इस तरह के केस और भी मिले। इन्वेस्टिगेशन हुई तो मालूम पड़ा कि यह बैलून 10,000 किलोमीटर से दूर पैसिफिक ओशियन के उस पर जापान ने टोक्यो से लॉन्च किए थे। सिर्फ 2-4 नहीं, बल्कि जापान ने 9,000 के करीब बैलून बम लॉन्च किए थे, जिनमें से 300 अपने टारगेट से उसमें लॉन्च हुए थे। जापान ने वासाबुरो ओइशी की रिसर्च का फायदा उठाकर यह बैलून लॉन्च किए थे जो तेज हवाओं में बहते हुए यूएसए तक जा पहुंचे थे। तब से लेकर 30 से 40,000 फीट ऊपर तेज हवाओं के इस टनल को जेट स्ट्रीम कहा जाता है। करीब पूरा साल ही ये हवाएं मैक्सिमम 250 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से ट्रैवल करती हैं। इनको मोड ट्रेन हेमिस्फीयर में भी नोटिस किया गया है और साउथर्न में भी ये ट्यूब की शक्ल में ट्रेवल करती है जिसकी चौड़ाई 100 किलोमीटर से ज्यादा और मोटी 4 किलोमीटर होती है। और खतरनाक बात यह है कि इनकी कोई फिक्स लोकेशन नहीं होती है। साइंटिस्ट का मानना है कि टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से ये तेज हवाएं पैदा होती हैं। ये गर्म हवा ठंडा हवा में प्रवेश करती है तो जेट स्ट्रीम्स पैदा होती है, लेकिन इक्वेटर से नॉर्थ पोल की तरफ हवा ट्रैवल करती है। इसको साउथ से नॉर्थ जाना चाहिए जेट स्ट्रीम पर। यह जेट स्ट्रीम वेस्ट से ईस्ट की तरफ क्यों ट्रैवल करती है? यह सबसे बड़ी वजह अर्थ की रोटेशन के कारण होता है। अर्थ करीब 1600 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से वेस्ट से ईस्ट की तरफ रोटेट कर रहा है। नॉर्दर्न और साउदर्न में इन तेज हवाओं पोल की तरफ ट्रैवल करना चाहिए, लेकिन अर्थ की रोटेशन को वेस्ट से ईस्ट ट्रैवल करने पर मजबूर कर रही है। अटलांटिक ओशन में 1972 में साइंटिस्ट ने जेट स्ट्रीम में ध्यान देना शुरू किया था। जिस तरह पैसिफिक ओशन के ऊपर भी जेट स्ट्रीम पाई जाती है, इस तरह उससे यूरोप के सफर के दौरान अटलांटिक ओशियन के ऊपर भी जेट स्ट्रीम मौजूद है। पायलट प्लेन को जानबूझकर जेट स्ट्रीम के अंदर ले जाते थे क्योंकि 250 किलोमीटर प्रति घंटे की हवाएं जहाज को आगे की तरफ पुश करते थे। इससे जहाज की स्पीड भी बढ़ जाती थी और फ्यूल की काफी बचत होती थी। इस तरह अगर यूरोप से वापस यूएसए जाना हो तो पायलट्स को कोई भी दूसरा रास्ता इस्तेमाल करते, पर जेट स्ट्रीम से दूर ही रहते हैं क्योंकि अब यह हवाएं ऑपोजिट डायरेक्शन में होती थी, जिस वजह से जहाज पर उल्टा असर पड़ता था। समय निकलता गया और एयरलैंड इंडस्ट्रीज तेजी से ग्रो करता गया है। सभी पायलट्स जाने के लिए अब जेट स्ट्रीम को ही इस्तेमाल करने लगे। और सबसे बड़ी बात थी कि जेट स्ट्रीम के अंदर बढ़ती हुई ट्रैफिक का, जिससे एक्सीडेंट भी हो सकते थे। यह काम और ट्रैफिक कंट्रोल का होता था कि वह वेदर को देखते हुए फ्लाइट्स का रास्ता प्लान बनाए ताकि जेट स्ट्रीम के अंदर कोई जहाज एक दूसरे से ना टकराए। यह तो हम सबको मालूम है कि ये ट्रैफिक कंट्रोल टावर पर लगे रडार से जहाज की लोकेशन पता करते हैं। लोकेशन से कौन सा रास्ता प्लेन
कितने स्पीड सप्लाई करेगा, यह सब कुछ ATC उनकी लोकेशन जानने के बाद ही मैनेज कर। पता है, इन रूट को बनाने के लिए वेदर सैटेलाइट की मदद से जेट स्ट्रीम की लोकेशन देखी जाती है और फिर उसे हिसाब से रास्ता को एनालाइज किया जाता है, जैसा कि आप इस लाइव वीडियो में देख सकते हैं। यह लेफ्ट में USA है और राइट में यूरोप, और यह बीच का सारा अटलांटिक ओशन है। सी लेवल पर देखा जाए तो अटलांटिक ओशन के केंद्र में 22 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से यह पूरा वाइट पोर्शन जो आप देख रहे हैं, ये रियल में जेट स्ट्रीम भी है जो USA से यूरोप तक फैल रही है। NATOTAS के 6 रास्ते को इस जेट स्ट्रीम के अंदर ही रखा जाता है, ताकि अगर 5 या 10 मिनट तक प्लेन की लोकेशन ATS को ना भी अपडेट हो तो प्लेन का ऑटो पायलट सिस्टम NAT-OTS के रूट की कंडीशन मुताबिक अपनी स्पीड मेंटेन रख सके। यही वजह है कि यूरोप जाने वाली प्लेन हमें सिर्फ इसी रास्ते में फ्लाई करते हुए देखते हैं। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं ऐसे ही जानकारी भरी वीडियो में।